हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका ज्योति एकेडमी के फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी समस्थानिक के बारे में। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समस्थानिक में आपको क्या ध्यान रखना है? समस्थानिक में जेड कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या नियत होती है समान, जबकि द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए अलग अलग होती है। ज़्यादा डेफिनेशन पूछी जाती है ये समस्थानिक के बारे में, पहले आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड आता है समभारिक। समभारिक में इसका उल्टा हो जाता है, जेड अलग अलग होता है जबकि ए एक समान होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में बेटा जेड भी अलग होता है और ए भी अलग अलग होता है, ठीक है, ये आपको रखना है। लेकिन इसमें ए माइनस जेड समान प्राप्त होगा, इसमें भी ए माइनस जेड एक समान प्राप्त होगा सम न्यूट्रॉनिक में, ठीक है ना। इसलिए भी इनमें भी ऐसा हो सकता है कि जेड एक समान आ जाए या ए एक समान आ जाए, लेकिन आपको तो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान प्राप्त होगी। तो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या एक समान होगी, समभारिक में ए एक समान होगा, यानी कि न्यूक्लियॉन की संख्या एक समान होगी, और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होगी। चौथी जो डेफिनेशन बताई थी वो प्रतीप या दर्पण नाभिक, इसमें इंटरचेंज हो जाएगा, यानी Np और यहाँ के लिए Np, इसका न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के बराबर होगा और इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर होगा। ये आपको चारों चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको बताया गया था नाभिक का आकार। तो बेटा उसमें क्या लिखाया था, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं लिखाऊंगा, जितना मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिखा दिया उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो आपको वहां बताया गया था कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात की थी। नेक्स्ट टॉपिक है नाभिक का आकार। तो जितना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था एक बार और बहुत बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निकटतम पहुंच की दूरी अल्फा से ज्ञात की थी। 4.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अल्फा कण को उसकी ओर प्रक्षेपित किया, तो जो डिस्टेंस निकल कर आई निकटतम पहुंच की वो आई थी बेटा 4 × 10⁻⁻15 मीटर। यानी एक बात पता लग गई कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की आएगी। अब उसके बाद तो देखिए बेटा, इसके पश्चात अन्य वैज्ञानिकों ने अल्फा कणों के साथ इलेक्ट्रॉनों की बौछार की तथा नाभिक के आकार, यहाँ पर आकार से त्रिज्या से मतलब है, तथा नाभिक के आकार को अत्यधिक एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की, ठीक है ना, अत्यधिक निकटता से ज्ञात किया। ठीक है। तथा नाभिक की त्रिज्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसे मैं कैपिटल आर से लिखूंगा यहाँ पर, तथा नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर व द्रव्यमान संख्या कैपिटल है। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखा रहा हूँ कि नाभिक की त्रिज्या व द्रव्यमान संख्या पर एक रिलेशन बताया, वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है, या निर्भरता बताई। नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भरता ज्ञात की,
और वो निर्भरता थी r प्रोपोर्शनल a की पावर 1/3। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोबारा से देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये नाभिक है और ये परमाणु है। इससे कुछ डिस्टेंस पे अल्फा कण की बौछार की, अल्फा कण की एनर्जी थी 4.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये इसके पास आया और बिना टकराए लौट आया, तो ये डिस्टेंस आई थी, इसे कहा गया निकट पहुंच की दूरी। तो एक बात तो पता लग गई कि यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या निकट पहुंच की दूरी से कम प्राप्त होगी, ठीक है। फिर और अल्फा कण के बाद में अन्य साइंटिस्टों ने अल्फा कणों के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की बौछार की। तो जब इलेक्ट्रॉन की बौछार कर रहे थे तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये इसके निकट तक पहुंच गया, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है ना। क्या हुआ उस बात में हमें नहीं जाना है, हमें तो रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट में जाकर जो रिसर्च करी उसमें ये बात पता लग गई कि नाभिक की त्रिज्या, ये है नाभिक की त्रिज्या इस वाली की, ठीक है ना, जिससे जो आपने परमाणु लिया उसके नाभिक की त्रिज्या है। नाभिक की त्रिज्या उसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या के 1/3 के अनुक्रमानुपाती होगी। मान लीजिए कि आपने लिया 8 ऑक्सीजन 16 और एक बार लिया 7 नाइट्रोजन 14, तो बेटा इसके लिए A आ जाएगा 16 और इसके लिए A आ जाएगा 14। तो आप बात समझ गए होंगे। यानी आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, R प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3। अब इसको आगे देखते हैं। तो इसको आप जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाता है तो ये हट जाता है और इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है। तो R = R0 इंटू A की पावर 1/3, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें R क्या है, R0 क्या है, A क्या है, तो बेटा देखिए यहाँ पर जहां R है नाभिक की त्रिज्या, जो आपने नाभिक लिया है उसकी त्रिज्या है, ठीक है। A क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, जो आपने नाभिक लिया है उसका द्रव्यमान है। तो R पता लग गया, A पता लग गया। अच्छा R0 क्या है, R0 यहां पर नियतांक है। क्या चीज है बेटा, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना बेटा आपको 10 की पावर -15 मीटर का मतलब होता है फेम्टोमीटर, ठीक है, जिसे शॉर्ट में फर्मी भी कहा जाता है। ये एक यूएसए का साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट था, जिसने परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था। आपको आगे चल के बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि 10 की पावर -15 मीटर को फेम्टोमीटर कहा जाता है और इसका मतलब होता है फर्मी, ठीक है, और शॉर्ट में लिखा जाता है इसको FM, इस तरह से। तो मैं क्या लिख सकता हूं 1.2, चाहो तो मैं 10⁻15 मीटर को फेम्टोमीटर लिखूं, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने FM। तो इसका मतलब क्या हो गया, R0 = 1.2 फेम्टोमीटर, 1.2 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार बेटा दोबारा देख लीजिए, हम पढ़ रहे थे नाभिक का आकार। तो नाभिक के आकार में हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी थी। तो एक बार अल्फा कणों की बौछार करी तो आया था 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये आया था निकट पहुंच की दूरी। तो ये बात पता लग गई कि 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर से तो कम प्राप्त होगा। फिर और इसका सन्निकट मान प्राप्त किया तो इलेक्ट्रॉन की बौछार की, तो इससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो गई। तो एक कंक्लूजन पर पहुंचे, अलग अलग जब इसमें कई सारे रिसर्च हुआ तो एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो उसके द्रव्यमान संख्या के 1/3 के अनुक्रमानुपाती होती है। तो R प्रोपोर्शनल आ गया A की पावर 1/3। जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो इसके बराबर, यहाँ पर बराबर आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। तो R है नाभिक की त्रिज्या, A है नाभिक का द्रव्यमान, R0 है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर को कहा जाता है फेम्टोमीटर, जिसे फर्मी भी कहते हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब आगे और देखिए, अब आता है नाभिकीय आयतन। हमने नाभिक का आकार पढ़ लिया, अगला टॉपिक है नाभिक का आयतन या नाभिकीय आयतन।
दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है बेटा नाभिकीय आयतन। इसमें देखिए आप यदि नाभिक को आर त्रिज्या, क्या कहा मैंने, यदि नाभिक को आर त्रिज्या का गोलाकार माना जाए, यदि नाभिक को आर त्रिज्या का गोलाकार माना जाए, यदि नाभिक को आर त्रिज्या का गोलाकार माना जाए तो इसका आयतन, बेटे गोले का आयतन तो आपको पता होगा। यहां पर ऐसा है कि यदि नाभिक को, थोड़ा नाभिक को बड़ा बना देते हैं, ये नाभिक है, ठीक है, इसमें ये कई सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है, ये ब्लू मार्कर से मैंने यहाँ पर प्रोटॉन बना दिया और ये न्यूट्रॉन रखे हैं, इसे कई सारे रखे होंगे यहाँ पर। ये देखिए यदि नाभिक को आर त्रिज्या का गोलाकार माना जाए तो इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं, V इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब, समीकरण नंबर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आर त्रिज्या का माना तो V इजिकल टू, यहाँ पर इसकी रेडियस है r। अब आते हैं आयतन पे। एक मिनट पहले हम ये भी देख लेते हैं, चूंकि अभी हमने जाना, हम जानते हैं, जो हमने अभी डेरिवेशन करा उससे, चूंकि हम जानते हैं r इजिकल टू होता है आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 2 का मान आ रहा है उसको समीकरण 1 में रख दीजिए बच्चों। तो v इजिकल टू आ जाएगा 4/3 पाई, r की जगह आपने रखा आर नॉट ए की पावर 1/3 क्यूब, ठीक है, हल कर लीजिए इसको। तो v बराबर आ गया 4/3 पाई आर नॉट की पावर क्यूब, बेटा इसकी पावर क्यूब, ठीक है ना, ये तो आप जानते होंगे। अगर लिखा है x इंटू वाई की पावर 3 तो इसका मतलब होता है x की पावर भी क्यूब है और y की पावर भी क्यूब है। तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में, तो आर नॉट की पावर क्यूब, इधर देखिए a की पावर 1/3 है और इसका क्यूब करना है। तो बेटा देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा, a 1/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा a की पावर 1। तो ऐसे लिखते नहीं है तो सिंपली आ जाएगा यहाँ पर a। तो बात समझ गए होंगे, यहाँ पर आ जाएगा a, ठीक है। तो v इजिकल टू आ गया 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू a। एक बात अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए 4/3 भी कांस्टेंट है, संख्या है, पाई भी कांस्टेंट है, r नॉट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्यूब करेंगे तो कांस्टेंट, तो यानी ये सारी राशि कांस्टेंट आ जाएगी। तो यहां से एक बात पता लग गई कि आयतन v समानुपाती है द्रव्यमान संख्या के, क्योंकि बेटा केवल और केवल a की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या चेंज होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन से लेकर अगर आप ऑक्सीजन पे जाओगे, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, किसी पे भी जाओगे आप, थोरियम, प्लूटोनियम, तो केवल a यहाँ पर चेंज होगा, परमाणु क्रमांक से तो कोई मतलब नहीं है, केवल a चेंज होगा। तो क्या बात पता लग गई यहाँ पर, अर्थात इस बात को भी लिख लेते हैं, लिख लेते हैं इस बात को, इसके बाद है ये v प्रोपोर्शनल a, अर्थात नाभिक का आयतन, अर्थात नाभिक का आयतन कैपिटल V, अर्थात नाभिक का आयतन कैपिटल V, उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होता है, A के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है बेटा। अब इसे मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा, पहले आप इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे नाभिक का घनत्व। पहले नोट कीजिए, तो एक क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 1, 13 एल्यूमिनियम 27 आपको दे रखा है,
परमाणु क्रमांक है 13, तत्व प्रतीक है एल्यूमिनियम और इसका द्रव्यमान संख्या है 27 की त्रिज्या ज्ञात करें, की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन है बेटा, चूंकि R इज इक्वल टू होता है R0 a की पावर 1/3, तो R एल्यूमिनियम लूंगा मैं तो ये तो कांस्टेंट है, a यहां पर आ जाएगा 27 की पावर 1/3, 27 की घात 1/3 का मान, देखिए 27 को लिख सकता हूं मैं 3 × 3 × 3 की पावर 1/3, तो हो जाएगा 3 की पावर 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। तो R एल्यूमिनियम इज इक्वल टू R0 × 3, तो R एल्यूमिनियम आ गया 3 R0, 3 × R0 की वैल्यू आपको पता है 1.2 फर्मी, तो यह आ जाएगा 3.6 फर्मी, या ऐसे लिख सकते हो 3.6 × 10 की पावर -15 मीटर आंसर। नोट कीजिए बेटा, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए कि कोई परमाणु आपको दे रखा है, एग्जांपल है ये सेकंड, यदि द्रव्यमान संख्या A = 64 हो तो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करें, ये आपको ज्ञात करनी है नाभिक की त्रिज्या। सॉल्यूशन देखिए बेटा, इससे पहले हमने 27 के लिए ज्ञात किया था, अब 64 के लिए ज्ञात करेंगे। तो चूंकि R = R0 a की पावर 1/3, तो R = a की जगह 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 को आपको ध्यान रखना है 4 × 4 × 4, ठीक है बेटा, 1/3। देखिए 4 × 4 16, 16 × 4 64, तो यह गया 4 की पावर 3 1/3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो R = हो गया R0 × 4, यानी कहने का मतलब 4R0 1.2 फर्मी, तो यह जाएगा 4.8 फर्मी आंसर। कुछ यहाँ पर मैं आपको घनमूल लिखा देता हूँ, तो घनमूल कहा जाता है 1/3 को। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए एक तो आप ध्यान रखना है 1 की पावर 1/3 का मतलब होता है 1, ठीक है, 8 की पावर 1/3 का मतलब होता है 2, 27 की पावर 1/3 का मतलब होता है 3, 64 की पावर 1/3 का मतलब होता है 4। वैसे तो ये पता होगा, लेकिन कुछ होशियार बच्चों को पता नहीं होगा, उनके लिए बता रहा हूं मैं। 125 की पावर 1/3 का मतलब होता है 5, ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 18, 216 की पावर 1/3 का मतलब होता है 6, ठीक है, और 343 की पावर 1/3 का मतलब होता है 7। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें शायद थोड़ा कंफ्यूज हो तो बताया था 36, हाँ सही है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर परमाणु क्रमांक 8 है तो 2 हो जाएगा, 27 है तो 3 हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, इससे ज्यादा और कुछ आएगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नाभिक का घनत्व। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो देखिए बेटा, नाभिक का घनत्व टॉपिक डाल दीजिएगा। पहले पढ़ा नाभिक का आकार, फिर पढ़ा पहले तो क्या था बेटा, नाभिक का आकार, उसके बाद त्रिज्या के बारे में संबंध, और अब पढ़ेंगे हम नाभिक का घनत्व। ठीक है, एक बात तो आपको बताओगे कि घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है, तो आगे मैं यूज करूंगा। तो इसमें लिखा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्यों जरूरत पड़ी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, बात समझ में आएगी। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग एक समान होते हैं, लगभग एक समान होते हैं, माना इनके द्रव्यमान
माना इनके द्रव्यमान m है। यहां पर मैंने क्या मान लिया कि mp प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है mn का द्रव्यमान। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, उसको किसके बराबर मान लिया, m के बराबर मान लिया। ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर माना। ठीक है, अब आप एक बात समझना है। यहाँ पर मान लीजिए ये नाभिक है, ठीक है बच्चों, ये नाभिक है और इस नाभिक में मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पर प्रोटॉन बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यहाँ पर प्रोटॉन बना दिए है। ब्लू का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन है, इस बात को ध्यान रखना। और ब्लैक का मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको क्लियर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर प्रोटॉन तो हो गए, ये तो न्यूट्रॉन तो हो गए 8 और प्रोटॉन हो गए यहाँ पर 10। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि बताइए A कितना होगा, तो बच्चों देखिए A हो जाएगा, A होता है Z प्लस N। Z का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या 10 और न्यूट्रॉनों की संख्या 8, तो टोटल आ गया यहाँ पर 80। ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान को लिखा आपने mp और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को लिखा आपने mn। ठीक है, तो नाभिक का कुल द्रव्यमान अगर आपको पता करना हो, नाभिक का द्रव्यमान यानी m, कैपिटल M आपको पता करना हो, तो क्या करोगे आप, एक का द्रव्यमान है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है mp और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है mn। तो सिंपल सी बात है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इंटू mp और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू mn। ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान है, तो आप 10 m लिख सकते हो, 8 m लिख सकते हो। 10 m प्लस 8 m, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 18 m। 18 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो चाहो तो आप यहाँ पर a इंटू m भी लिख सकते हो। ठीक है, a का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है और m का मतलब है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये रिलेशन बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए आपको बताया गया है। अब इस लॉजिक से हम आगे बढ़ेंगे, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। इसको आप अच्छे से समझ लेना, चाहो तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा समझना इसको। तो मैंने लिखा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग एक समान होते हैं, तो माना इनके द्रव्यमान स्मॉल m लिया, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और स्मॉल m मान लिया। अब आगे देखिए, अतः द्रव्यमान संख्या, अतः द्रव्यमान संख्या कैपिटल A के नाभिक का कुल द्रव्यमान, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिसकी द्रव्यमान संख्या A है उसके नाभिक का कुल द्रव्यमान कैपिटल M बराबर क्या करते हैं बेटा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इनटू संख्या, प्रोटॉनों की संख्या Z के बराबर होती है, ये जानते हैं आप, प्लस Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस जेड, ये सिखाया हुआ है मैंने आपको। प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या होती है a माइनस जेड, तो कैपिटल M बराबर, ये दोनों तो लगभग बराबर है, तो मैंने यहाँ पर m लिख दिया, mz प्लस m a माइनस जेड, सॉल्व कर लोगे तो m इज इक्वल टू आ गया जो अभी आ रहा था, mz प्लस ma माइनस mz, तो कैपिटल M बराबर आ गया ma। ये ध्यान रखना, ये तो वो से जो पहले मैंने आपको समझाया था वो समझाने के लिए था, ये आप इसको लिखोगे ma, जहां m इज इक्वल टू किसी का भी द्रव्यमान और a द्रव्यमान संख्या। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई, कुल द्रव्यमान आ गया ma। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। इसके बाद देखिए इसको रफ कर दिया मैंने, ये ma आया, हमें तो निकालना था घनत्व। याद करो घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटे आयतन के, तो द्रव्यमान निकाल लिया, इसी प्रकार घनत्व निकालेंगे।
नाभिक का, सॉरी आयतन निकालेंगे, नाभिक का आयतन। तो नाभिक का आयतन होता है V = 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं r = होता है r0 a⁴ 1/3। क्या लिख देंगे, V = 4/3 पाई, r की जगह r0 a⁴ 1/3 तो V = 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू, ये पहले भी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो द्रव्यमान आ गया था ma, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर आयतन आ गया 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। ठीक है, अब बेटे आप तो जानते ही हो नाभिक का या किसी का भी घनत्व का फॉर्मूला होता है, याद करो, द्रव्यमान जिसे कैपिटल M से लिखा अपॉन आयतन जिसे कैपिटल V से लिखा। अब समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो मान रख दीजिए, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर तो घनत्व क्या आ जाएगा, देखिए इधर द्रव्यमान की जगह ma, आयतन की जगह 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a से a कट जाएगा, तो घनत्व बराबर आ गया m/4/3 पाई r0 क्यूब। तो घनत्व का फॉर्मूला आ गया, 3 ऊपर चल जाएगा, 3m/4 पाई r0 क्यूब। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसमें एक बात पता लगी कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसको आपको लिखना भी है, ये द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। यहां पर सब चीजें कांस्टेंट है, देखिए 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट है, और m जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ये भी कांस्टेंट है। तो नाभिक का घनत्व कांस्टेंट आता है। अगले वीडियो लेक्चर में यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार और चाहो तो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन आप इसको खुद भी समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही, इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बेटा।